नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन। मैं हूँ वैष्णवी। आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जो जिंदा तो है लेकिन रिश्ते के भीतर रेत में फंसी मछली की तरह तड़प रही है। कहानी का नाम है रेत की मछली, जिसको लिखा है कांता भारती जी ने। ओहो मिनल, मैं तो एकदम भूल गया था, आज 24 तारीख है ना। कल से तो तुम्हारी छुट्टी होगी, शोभन ने उत्साह से ललक कर कहा। मीनल ने जैसे अनजान बनकर कहा, हाँ है तो। फिर क्या, हमारी भी छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी। सहसा मुझे भी याद आ गया, अरे हाँ शोभन, कल तो तुम्हारी बर्थडे है। सच, मीनल के चेहरे से उत्साह झलक पड़ा। खाना खाते खाते हम तीनों ने बैठकर योजना बनाई कि कल शोभन का बर्थडे हम कुछ खास तरीके से मनाएंगे। ये तय हुआ कि कल सुबह ही ट्रेन ले ली जाएगी और भुवनेश्वर पुरी जाने के लिए। पुरी में बर्थडे मनाई जाएगी और यह बर्थडे कई वर्षों के लिए अद्वितीय होगी। कठिनाई से ही ट्रेन का टिकट मिल पाया। यात्रियों और विशेषकर तीर्थयात्रियों के कारण ट्रेन में जगह मिलना असंभव ही होता अगर भारत पब्लिशर के एक एजेंट की सहायता न मिली होती। टिकट पर दृष्टि डाली तो पता लगा कि हावड़ा से पुरी 300 मील से भी दूर है। ये अंतर भी उतना मालूम न होता, लेकिन इस गाड़ी में इतनी भीड़ थी जिससे ये अनुमान होता था कि ब्लैक होल की घटना कलकत्ते में न घटकर निश्चित ही पुरी एक्सप्रेस पर घट गई होगी। सौभाग्य से उस दिन चांदनी रात थी और बंगाल के नारियल कुंजों और पोखरों वाले गांवों के बीच से हमारी ट्रेन चली जा रही थी। कलकत्ते से पुरी के रास्ते में ट्रेन कई छोटी नदियों के पुलों को और छोटे छोटे पोखरों को पार करती चलती है। सुबह 8 बजते बजते गाड़ी ने हम लोगों को उड़ीसा के कुछ कुछ आधुनिक, कुछ कुछ आदिम और कुछ कुछ धार्मिक कस्बे में पहुंचा दिया। पुरी का स्टेशन तो लगता ही नहीं है, वह तो एक टीन से छाए हुए बरामदे की तरह है। उसी में गाड़ी रुकती है और स्टेशन से बाहर निकलती है। बग्घी वालों और पंडों की इतनी बड़ी भीड़ यात्रियों को घेर लेती है कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। शोभन ने कस्में खा खाकर उन्हें बताया कि घनघोर नास्तिक है वे वहां केवल समुद्र देखने आए हैं। लेकिन पंडों का विश्वास नहीं हुआ। उनको ये लगा कि ये अवश्य कोई पहुंचे हुए भक्त लोग हैं जो अपना नाम धाम तक भी बताना नहीं चाहते। पुरी को उस नगरी में पहुंचने पर सबसे पहले वे छोटी छोटी दुकानें आकर्षित करती हैं, जिनमें सीपी, शंख, सींग के बने सामान, उड़ीसा की बनी लाख की चूड़ियां, रंग बिरंगी मालाएं और बहुत सी अन्य आकर्षक वस्तुएं बिकती हैं। शोभन को बहुत शौक है टूटी मूटी वर्तियों और दुकान भर की बेढंगी चीजों को इकट्ठा कर अपने ड्राइंग रूम और स्टडी रूम को संग्रहालय बनाने का। लेकिन इस बार मैंने उससे बाजी मार ली। सीपियों, शंख और घोंघे, बेत, नारियल के सामान, उड़ीसा की बनी कितनी ही नायाब चीजें मैं चुनती रही और 3 दिन में तो उन चीजों के कारण हमारा असबाब दुगना हो गया। पुरी का सबसे अद्भुत आकर्षण वहां का समुद्र तट है। मीलों तक स्वच्छ श्वेत बालू का विस्तार, उसके किनारे झाओं के बड़े बड़े पेड़, जिनको अंग्रेजी में मेरीटाइम पाइन कहते हैं, जिनका अनुवाद हम लोगों ने वहां जल देवदारू किया था, आंखों को बहुत मोहक लगते हैं। उनसे जब समुद्री झकोरे गुजरते थे तो एक अद्भुत संगीत सुनाई पड़ता था। प्रतिदिन समुद्र में जी भर स्नान करने के बाद हम इन्हीं जल देवदारुओं के कुंजों में आकर केश सुखाते और विश्राम करते थे। कितना अच्छा लगता था वह समुद्री स्नान। जब लहर आती हम लोगों को बिल्कुल डुबो देती। उस समय मैं और मीनल अपने शरीर को जल प्रवाह में छोड़ देती, पर लहर दोनों को किनारे पर फेंक जाया करती थी। कभी कभी हम दोनों ये चाहते थे कि समुद्र में और गहरे उतर कर देखें। उस समय लहरों का एकदम हमें किनारे पर फेंक देना बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता था। एक दिन मीनल ने सुझाव दिया कि एक बड़ी नाव करके लहरों में झूलते हुए समुद्र में खूब दूर तक अंदर चले जाएं। बड़ी मुश्किल से 10 रुपए में नाव तय हुई। उस नाव पर हम तीनों ने एक साथ रक्षा के लिए 3 मल्लाह भी चले, यानी नाव पर 9 मल्लाह और 3 हम लोग, 12 आदमी थे। लहरों के ऊपर झूले की तरह 20-20 फुट ऊपर जाना और नीचे आना एक ऐसा अनुभव था जिसे हम आजीवन भुला नहीं सकते। किनारों की ऊंची ऊंची लहरों से लड़कर नाव जब बीच समुद्र में चली आई तो लहरों का वेग कम हो गया था। अथाह नीलिमा और जल का विस्तार देख हम लोग न जाने किस ध्यान में खो गए। इतने में नाव के सबसे बूढ़े मल्लाह ने पूछा, बाबूजी, आपने देखा हमारा समंदर?
ऐसा कहते समय उसकी धुंधली आंखों में चमक आ गई। ऐसा लगता था जैसे यह सारा समुद्र उसका निजी साम्राज्य है, जिसे वह अभिमान सहित हम परदेशियों को दिखा रहा था। उसके काले और मेहनती व्यक्तित्व को देखकर मुझे अकस्मात याद हो आया कि इन्हीं के पूर्वज कलिंग के वे योद्धा रहे होंगे जिन्होंने महाराज अशोक की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, और मध्यकाल में इन्हीं के पूर्वज बड़ी बड़ी नौकाएं लेकर इस विराट समुद्र की लहरों पर सवार हो जाया करती थी, जहाँ जावा, बाली, सुमात्रा और चीन तक आते जाते रहते होंगे। कौन जाने प्रसाद की आकाशदीप की कहानी का दस्यु बुद्धगुप्त कोई कलिंग युवक ही रहा हो। पुरी में पूर्णिमा के दिन विशेष श्रृंगार था और हम लोग उस दिन जगन्नाथ मंदिर देखने गए। उस दिन वहां सिंदूर और अगस्त के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया था। मंदिर में चढ़ाया गया सिंदूर उठाकर पहले शोभन ने मुझे और फिर मीनल के माथे पर लगा दिया। मीनल के माथे पर इनका सिंदूर सूरज स्थापित करना मुझे चौंका गया और कुछ चक्कर सा महसूस होने लगा। फिर उसी बेकार की उगी लतर का ध्यान आ गया। मुझे चक्कर आने पर उस आरती की अपार भीड़ में भी शोभन बाहर ले आए। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर वे बड़ी देर तक मेरा सिर और पीठ सहलाते रहे। फिर धीरे धीरे होटल के कमरे में ले चले। जल्दी ही खाना मंगवा कर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन बहुत सवेरे हम लोग एक छोटी सी मोटर बस पर कोड़ांग गए। कितना सुहावना था वो रास्ता। दोनों ओर नारियल, फरद, सेमल, केवड़ा और झाऊ के हरे भरे कुंज। बीच बीच में साफ सुथरे लिपे पुते उड़िया गांव, जिन पर चूने से जालीदार अल्पनाएं बनी थी। कोड़ांग का मंदिर भारतवर्ष में अपने ढंग का अकेला मंदिर है। सूर्य का मंदिर जिस पर इतनी महीन शिल्पकला हो कहीं नहीं मिलता। कोड़ांग का मंदिर एक विराटता का प्रभाव छोड़ जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोपहर हो आई थी और मैं काफी थक गई थी। सोचा समुद्र में स्नान कर लिया जाए तो थकान मिट जाएगी। कोड़ांग के मंदिर पर खड़े होने से ऐसा सुन पड़ा कि समुद्री लहरें पास ही कहीं लहरा रही हैं। शोभन वही एक पेड़ के नीचे चाय की दुकान पर आराम से बैठ गए। मुझे और मीनल को उत्साहित किया कि हम जाकर नहा आए। कुछ दूर हम लोग आगे बढ़ते चले गए, पर समुद्र का नामो निशान नहीं दिखा। मुड़कर देखा, शोभन अपनी हरकत पर हंस रहे थे। वास्तव में वह समुद्री हवा थी जो जल देवदारुओं में लहरा रही थी। उसी को उन्होंने समुद्री लहर बताकर हम दोनों को मूर्ख बताया था और अपनी सफलता पर बेहद खुश थे। सूरज डूबने से पहले पहले हम लोग वापस पुरी आ गए थे। एक अद्भुत अनुभव था पूर्णिमा की रात को समुद्र का विशुद्ध ज्वार देखने का। चारों तरफ सब कुछ धुंधला था। चटक चांदनी थी जिसमें रेत चांदी की ढेर लग रही थी, लेकिन रेत की चमक, पानी की चमक और चांदनी की चमक ने एक चकाचौंध से उत्पन्न कर रखी थी, जिससे सारा दृश्य थोड़ा थोड़ा धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। कभी कभी लहरों में लगता था कि लाखों चांदी की मछलियां कुलेल करती हुई चली आ रही हैं। वास्तव में वह मछलियां नहीं थी, केवल चांदनी की छाया थी। अपनी हिमालय यात्रा से मुझे समुद्र यात्रा ज्यादा करनी अच्छी लगी। हिमालय में एक शांति और शीतलता मिलती है, लेकिन समुद्र का सौंदर्य कहीं ज्यादा सजीव और हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन से बहुत ज्यादा मेल खाता है। बड़ी रात तक बिखरी चांदनी के अद्भुत सौंदर्यपूर्ण वातावरण में हम गुमसुम पास पास बैठे रहे थे। तबीयत मेरी ठीक रात में बैठे बैठे खराब न हो जाए, इस भय से न चाहते हुए भी हम तीनों उठकर होटल वापस आ गए। लौट कर जबरदस्ती आ तो गए, पर कमरे में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बार बार बेचैनी से बाहर फैले समुद्र पर चांदनी को फैले देखते तो जी मचल उठता कि भागकर कहीं चल चले। इन्हें देखने से लग रहा था कि ये बड़े बेचैन हैं। सारे दिन आवश्यकता से अधिक ही घूम लिया था। जैसा जी था उसे देखते हुए उतना घूमना हानिकारक ही था। घूमने से थकावट इतनी अधिक हो गई थी कि एक क्षण भी वहां खड़े रहना संभव नहीं लगा। थक गई हो क्या? शोभन ने अनमनेपन से कहा और खिड़की से बाहर जाने क्या देखते रहे। थकावट के कारण जैसे बेहोशी भरी नींद मेरी आंखों पर छाई थी। नींद के ऐसे कितने क्षण बीते होंगे मैं नहीं कह सकती। निद्रा में मैंने सुना कोई बातें कर रहे हैं। नींद में ही चेतना पर थोड़ा जोर दिया तो पता लगा कि स्वर शोभन और मीनल के थे। शब्द ठीक ठीक सुने नहीं जा पाए। नींद में चेतना को फिर दबोच लिया। ठीक उसी तरह फिर नींद हल्की सी टूटी। इस बार आंखें भी मैंने थोड़ी सी खोली। देखा शोभन और मिलन ठीक उसी तरह बैठे हुए बातें किए जा रहे थे। उनका इस तरह बातें करना बहुत सुखद नहीं लगा, लेकिन नींद ने अगले ही क्षण मुझे फिर दबोच लिया। थकावट भरी नींद का अंतराल कितना लंबा था ये कह नहीं सकती।
आंख खुली तो एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई कि वह सत्य था या स्वप्न। मीनल और शोभन ही थे, पर सहज स्थिति में नहीं थे। नीले कमरे का दृश्य एक बार फिर स्मृति में घूम आया। मीनल शोभन की गोद में थी। कपड़े उसके अधिकतर अस्त व्यस्त थे। शोभन उत्तेजना से तप्त लगातार उसे चूम रहे थे और उनके हाथ उसके अनावृत वक्ष से खेल रहे थे। उन क्षणों में उन दोनों को सिवा अपने संभवतः किसी और का कोई ध्यान नहीं था। मेरे मस्तिष्क में एक भयंकर तूफान उठा। लगा जैसे मेरा माथा फट जाएगा। शिराओं में जैसे गहरी आग भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे वह दृश्य ही नहीं, समूची परिस्थिति असहाय हो उठी है। मैं तड़प कर उठी। आहट से वे दोनों चौंक गए। क्षण भर में उन्होंने अपने आप को समेटा और अचकचाकर एक दूसरे से अलग हो गए। मैं उन्हें देखने को रुकी नहीं। बिस्तर से नीचे आई और दरवाजे की ओर बढ़ी। शोभन क्षण भर में परिस्थिति को भाप गए। झपट कर वे आए, मुझे दरवाजे से अलग हटाया और फिर सिटकनी लगा दी। क्षमा याचना के वैसे शब्द बहुत कम ही सुने जाते हैं। अत्यंत कातर होकर उन्होंने मुझे दबोच लिया। बड़ी कठिनाई के साथ वे मुझे बिस्तर तक लौटा कर लाए। मेरा मन एक क्षण को भी इन दोनों को साथ ठहरने का नहीं हो रहा था। मेरा तन मन इस कल्पना से सिहर जाता कि शोभन को मुझसे छीने जा रहा है। मेरी नींव ही हिल जाएगी। नहीं चाहिए। और मैं जोर से कह उठती हूँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शोभन, तुम तो कहीं और डूब रही हो। मुझे क्यों इतनी तरह बुरा बांधा है? फिर अपने प्रेम में मार डालोगे? समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि पागल हो जाऊंगी। बहुत प्यार से अपने बाहुपाश में कसकर बहुत समझाया शोभन ने। कुंतल, मैं केवल तुम्हारा हूँ। कुंतल, केवल तुम्हारा। तुम मेरे जीवन श्वासों की तरह अंदर जाती हो। मुझ में प्राण शक्ति तुम ही हो। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम तो जानती हो, मीनल अपने जीजाजी के प्रेम में इतनी तरह उलझ गई है कि उसे सुलझाना है। उस उलझन से बाहर आ जाए वो, उसको समझाना है। नया जीवन आरंभ करे, फिर उसके लिए लड़का भी ढूंढ रहे हैं। तुम कैसी पागलों सी बातें सोच सोचकर अपना और मेरा मन दुखी कर रही हो। सो जाओ कुंतल, सो जाओ। देखो, मुझे भी नींद आ रही है। किसी तरह सवेरा हुआ। मन और तन रात की घटना से बहुत भारी थे। न चाहते हुए भी सामान समेट कर बांधा। आज पूरी नगरी से विदा लेनी थी। सामान लदवा कर स्टेशन आ गए और टिकट खरीद कर डब्बे में बैठ गए। जोगिया रंग की साड़ी और गले में मूंगे की तरह मोतियों की माला पहनी थी। सब घूर घूर कर हम दोनों को देख रहे थे। एक साधु बाबा मिल गए। बड़ी पहुंची हुई जोगन समझकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया जीवन में सफल होने के लिए। गाड़ी पर बैठ सीधे बोलोपुर स्टेशन पर सवेरे पहुंचकर ही उतरे। टैक्सी की ओर शांति निकेतन न पहुंचे। वहां हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने बड़ी आवभगत की हम दोनों की और ठहरने के लिए बड़ा सा कमरा भी दिया। सामान आदि खोलकर हम लोग व्यवस्थित होने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मन उखड़ चुका था। मेरे और शोभन के बीच मीनल खटक रही थी। मेरे और इनके बीच मीनल का दीवार बन खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा था। नहा धोकर नाश्ता कर लेने के लिए हम शोभन दोनों को शांति निकेतन दिखलाने निकल पड़े। पहले टैगोर की लाइब्रेरी, बिस्तर तथा अन्य अध्ययन कक्ष आदि दिखलाए। उसके बाद वो सब जगह दिखलाने ले गए जहां बैठकर कवि गुरु कविताएं रचते थे। श्यामली कुटी, फिर लता कुंज दिखाया। अंत में स्कूल की ओर जहां शिक्षा दी जाती, वहां पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती। संपूर्ण वातावरण में उस महान आत्मा की छाया दिखती। बहुत कुछ लकीर पीटने जैसे लगा। चारों ओर फरद ही फरद के पेड़, फूलों से लदे हुए। सोने के रंग के फरद के फूलों के पेड़ मैंने जीवन में पहली बार देखे। सूर्यास्त के समय लगता जैसे चारों ओर आग लग गई हो। प्रकृति द्वारा शिक्षा देने का ढंग और सारा वातावरण बहुत शांतिपूर्ण था। बहुत अच्छा लगा। मौसम भी न बहुत गर्म न बहुत सर्दी का, बहुत ही सुहावना लग रहा था। लौट कर खाना खाकर सो गए। रात के सफर की थकान भी थी। आज सवेरे से ही जी अच्छा नहीं लग रहा था। उल्टी आ रही थी, चक्कर, कुछ खाने का मन नहीं करता। जबरदस्ती खा लेने पर उलट जाता है। शोभन और मीनल मेरी ऐसी हालत देखकर थोड़ा चिंतित हो गए थे। मीनल शोभन को समझा देती है कि उसने अपनी भाभीियों की ऐसी हालत देखी है। कुंतल ठीक हो जाएगी, उसे सो जाने दो, उठेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं अनमनी हूँ, आंखें बंद कर लेती हूँ और वे दोनों बातें करते हैं। बीच बीच में उसी मनहोश बढ़ती हुई लतर की याद आती है। कभी मुझे लिखे शोभन के पत्र के अंशों की रक्त कमल के बिना मेरा क्या होगा? मैं पुरतर टूट जाऊंगा।
फिर गहरी नींद आ जाती है। नींद टूटने पर भी उन्हें और मीनल को जुड़े जुड़े बातें करते पाती हूँ। मन ही मन खींच जाती हूँ। समझ में नहीं आता कितनी बातें हैं जो इतनी देर से कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। लगता है बातों का ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होगा। इन बातों ही बातों के जाल में फंसकर मेरा दम न घुट जाए। नहीं नहीं, मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा, उसे कौन देखेगा। न जाने कैसे कैसे अपशगुनों से मेरा मन घबरा उठता है और मैं उठ भी जाती हूँ। कहती कुछ नहीं, अंदर ही अंदर तूफान हिलोरे लेता है। नहा धो कपड़े बदल कर अपने को स्वस्थ दिखाने का ढोंग सा करती हूँ। 3 दिन बीत गए। बीच बीच में न जाने कितने अपशगुनों से मन भर जाता और मुंह में खारा स्वाद छोड़ जाता रहा। शोभन और मीनल की छुट्टियां परसों से खत्म हो जाएंगी, इसीलिए कल शांति निकेतन से चल देना चाहिए, यह निश्चित हो चला था। और मैं तो जल्द से जल्द शोभन को लेकर मीनल से दूर चली जाना चाहती थी। कल चल देना था तो सोचा आज खूब घूमा जाए और बहुत देर तक बैठकर रात को गप लगाएंगे, क्योंकि कल मीनल विदा लेकर कलकत्ते चली जाएगी और शोभन और मैं इलाहाबाद। सवेरे उठकर हम लोग फिर शांति निकेतन घूमने गए, विशेषकर रंग नृत्य गान विभाग में गए। रविंद्र संगीत और छोटी छोटी सजी लड़कियों का नृत्य हम लोग पूरे 3 घंटे देखकर लौटे। मन और रिदम में रविंद्र संगीत की ओर नृत्य देखकर प्रसन्न हो गया। फिर वहां से हम मूर्ति कला और पेंटिंग विभाग की ओर निकल गए। इस विभाग के अध्यक्ष विश्वविख्यात और वृद्ध थे। बहुत स्नेह और अभिमान में भरकर एक एक मूर्ति दिखाते रहे। शोभन तो एकदम उस विभाग में खो गए थे। शाम को फिर घूमने आएंगे सोचकर चले आए। दोपहर का खाना खाकर आराम किया और शाम को फिर घूमने निकल पड़े। लता कुंज, कविता कुंजों से निकलते हुए पलाशन की ओर चल दिए और शांति निकेतन के पीछे की ओर नदी के पास आ गए और इसी नदी के कगार पर गुमसुम बैठे सूर्यास्त देखने में डूब रहे। जब एकदम अंधेरा हो गया, चांद के सितारे चमकने लगे तो भारी मन से हम तीनों लौट रहे थे। शायद कल की गाड़ी से हम लोग अलग हो जाएंगे, तीनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये और मीनल दोनों अवसाद में चुप थे, फिर ये दोनों गुमसुम तो मैं भी एकदम खामोश। रात बहुत सहज नहीं थी, मौसम इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी नींद में भयानक बेचैनी भरी थी। ऐसा लगता था जैसे बिस्तर पर कहीं कुछ चुभ रहा हो या हवा में इतनी अधिक घुटन हो कि सांस रुक रही हो। नींद का एक एक पल बेचैनी से भरा हुआ था। यहाँ तक कि वह नींद थी या अचेतना, यह कहा नहीं जा सकता। ठीक ठीक यह भी नहीं कह सकती कि मैंने दुस्वप्न देखे। हाँ, जो अनुभूति थी वह कम संतराजनक न थी। जाने किन टूटे और बिखरे हुए अनुभवों से भटकती हुई मेरी चेतना ने सहसा एक भयानक टीस महसूस की। ऐसा लगा जैसे एक मर्मांतक पीड़ा मुझे ऊपर से नीचे तक बीत गई है। मैं तिलमिला उठी। वह दुस्वप्न ही था, एक असाधारण और आतंकपूर्ण दृश्य, जैसे मेरे सिर पर कोई बहुत वजनी चीज गिरी है और मर्मांतक पीड़ा के साथ मेरे माथे के टुकड़े हो गए। रक्त की कड़वी गर्म धार मेरे कानों के पास से उतरती हुई गर्दन तक आ जाती है। छटपटा कर मेरी आंखें खुल गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी मर्मांतक चीख कमरे में किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ाने लगी है जो उड़ना चाहती हो। यातना का वह क्षण केवल उतना ही नहीं था, दर्द को जैसे किसी ने फिर दोहरा दिया। पुनरावृत्ति यातना साधारण नहीं थी। स्वप्न जहां एक प्रतीक था, वहां एक पुनरावृत्ति माथे पर गिरे उस पत्थर से भी कठोर सत्य थी। मीनल मेरे साथ सोई थी, लेकिन वह यहाँ नहीं थी। कमरे के दूसरे छोर पर शोभन का पलंग था। अंधेरे में भी वह पहचानी जा सकती थी। उसका शरीर अनावृत था, शोभन की सहज स्थिति में नहीं थे। संभवतः मेरी आंखें खुलने से पहले उस कमरे में सितकार भी गूंज रहे होंगे। शोभन मीनल के शरीर से लिप्त, उससे लिपटे हुए थे। मैं नहीं जानती मैं चीखी थी या नहीं, लेकिन कोई न कोई आहट अवश्य हुई थी। शोभन तुरंत अलग हट गए। सिर फट जाने की यातना से मेरी हुई चीख मेरे कंठ से अब निकली। मेरा सिर फट गया शोभन, ये देखो, ये रक्त। सारा तकिया खून से भीग गया था। नहीं कुंतल नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है, होश में आओ कुंतल। शोभन ने जैसे तैसे अपने कपड़े संभालते हुए मेरी बांह थाम ली। नहीं नहीं, मैंने उनके हाथ को झटक दिया। मुझे लगा जैसे उनके हाथों ने मुझे डस लिया हो। अब और संभव नहीं है, जितना है बहुत है। शोभन ने साहस नहीं छोड़ा। कांपती हुई आवाज से मुझे जैसे मनाते हुए उन्होंने मुझे फिर दबोच लिया। मैं छटपटा उठी। तन मन में एक अजब सा लिजलिजापन भर गया था।
अंतर्मन छटपटा रहा था। घाव बहुत गहरा था। शोभ और हताशा से मेरा तन मन कांप रहा था। सचमुच यह मेरा सिर टूट गया। जहां सिंदूर की रेखा होती है, ठीक वहीं से उसके 2 टुकड़े हो गए थे। आह शोभन, ये कैसे हुआ? वह मीनल थी ना, तुम्हारी बहन। रिश्ते का ये कैसा अपवाद। मरियम कहा था तुमने मीनल को, और आज यह नीला प्रसंग। शोभन, नहीं नहीं। जीसस क्राइस्ट में तुमने कभी अपना प्रतिबिंब देखा था शोभन? याद है तुम्हें? अब फिर याद करो, क्या वह तुम्हारा अपना प्रतिबिंब था? और क्या वह प्रतिबिंब इतना ही घिनौना था? दुर्गंध आती है आज। उसी दुर्गंध से तो माथा फट गया है। बोलो शोभन, क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन जन्म लेकर ही कोई जीसस का प्रतिबिंब बन सकता है? याद करो शोभन, नीले कमरे की एक सुगंध भरी सुबह तुमने कहा था, हेल्प मी लॉर्ड गॉड इन माई गुड पर्पस and grant me this day to begin perfectly, for not it is that I have done atoned this time। और तुमने सोई हुई मीनल के सामने सिर झुका दिया था। माँ मरियम, तुमने स्फुट स्वरों में कहा था। कौन थी वह मरियम? कौन थे तुम? उघड़ी हुई विवस्त्र 2 जंघाओं के बीच किसी विकार की तरह छटपटाते हुए तुम, क्या यही था तुम्हारा प्रतिबिंब? शोभ के तपते हुए बुखार में मैंने क्या कहा और उसका क्या अनकहा रह गया, मैं नहीं जानती। सब प्रलाप रहा था, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि प्रलाप के शब्दों में तर्क संगति नहीं होती, और जो शब्द तर्क संगत नहीं होते वे चुभते हैं। उन शब्दों में चुभन सचमुच हो रही थी, क्योंकि किसी आहत पशु की तरह कांपते हुए मुझसे लिपट गए थे। मुझे आश्वस्त करना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। बलपूर्वक झटक कर मैंने उन्हें हटा दिया। वे बेहद पराजित और घबराए थे। घबराहट में उन्होंने क्या क्या कहा, किन शब्दों में क्षमा याचनाएं की, यह आज उतना प्रासंगिक नहीं है। हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने पश्चाताप किया था, प्रतिज्ञाएं की थी। उन प्रतिज्ञाओं के बावजूद मेरा मन इतना खौल रहा था कि मैं सहज न हो सकी। मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ दो। कुंतल को हुए घाव, दर्द, गुस्सा धीरे धीरे आंखों से चुपचाप बाहर आने लगे। ऐसी स्थिति सूरज चढ़ आने तक बनी रही। दिन निकल आने पर मीनल और शोभन उठ गए, लेकिन मैं वहीं बिस्तर पर करवट ले दर्द से कराहते हुए आंखें मूंदे पड़ी रही।